टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है। हमारे नौजवान प्रयागराज में आत्महत्या कर लेते हैं बेरोजगारी के कारण। इन प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक मोदी वॉशिंग पाउडर शुरू कर दिया है। सारे दाग चुटकियों में मिटाए। मोदी वॉशिंग पाउडर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। 1000 करोड़ का मैंने एनसीपी का घोटाला पकड़ा है। आम आदमी पार्टी द्वारा गुरुवार को मथुरा में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद तथा मैनपुरी से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 75 सालों से उत्तर प्रदेश की राजनीति जाति और धर्म के जंजाल में जकड़ी हुई है। उससे निकालना ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। केंद्र एवं प्रदेश में सभी पार्टियां जाति एवं धर्म को लेकर राजनीति कर रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी काम और विकास की राजनीति कर रही है। दिल्ली और पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को सिर्फ उसके काम और विकास के लिए वोट दिया और जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाले पार्टियों को सत्ता से बाहर कर दिया। संजय सिंह ने ब्रजकला केंद्र मथुरा में आयोजित आगरा मंडल के मंडलीय कार्यकर्ता संवाद प्रोग्राम में आगरा, मथुरा, मैनपुरी एवं फिरोजाबाद से आए हजारों कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में भी काम और विकास की राजनीति होगी और जनता जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों का सफाया करेगी। और क्या कुछ कहा मीडिया से मुखातिब होते हुए, आइए सुनते हैं। ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी चला रही है और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 3 महीने में उत्तर प्रदेश के सभी गांवों में हमारी ग्राम सभा की कमेटियां बन जाए, ब्लॉक की कमेटियां बन जाए, विधानसभा और शहरों की कमेटियां बन जाए। इस लक्ष्य के साथ हम लोग संगठन निर्माण में अब जुटेंगे और संगठन का उद्देश्य मुख्य रूप से जो हमारी सरकारी व्यवस्था चल रही है, वो चाहे केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, वो डबल इंजन की असलियत जनता के सामने रखना है। एक मोदी जी का इंजन है, एक योगी जी का इंजन है। ये दोनों इंजन फेल हो चुका है। बिजली की बात की जाए, अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं शहरों में 24-24 घंटे बिजली रहेगी। मैं कई शहरों में घूम के आया है, पिछले कई दिनों से मैं लगातार जिले जिले जा रहा हूं। 8-8, 10-10 घंटे बिजली की कटौती शहरों के अंदर हो रही। गांवों में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है, कई कई दिनों तक बनता नहीं है, बिजली का पता नहीं है। तो बिजली कटौती के खिलाफ हमारी पार्टी ने कई आंदोलन किया, लालटेन जुलूस भी निकाला, बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये हमारा अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, गुजरातियों वाले सवाल पे मैं सिर्फ एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि पहले एक नारा था परिवार नियोजन का, हम दो हमारे दो। मोदी जी ने अब नारा बदल दिया है, उसको कर दिया है हम एक हमारे एक। एक वो है और एक अडानी है। तो चाचा का लड़का भी अडानी है, मौसी का लड़का भी अडानी है, फूफा का लड़का भी अडानी है, छोटा भाई भी अडानी है, मझला भाई भी अडानी है। उनका एक आदमी का परिवार है। उसी के नाम आकाश में हवाई जहाज है, जमीन पर एयरपोर्ट है, समुद्र में सीपोर्ट है, पाताल में कोयला और गैस है, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्टील है, सीमेंट है, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। पूरा हिंदुस्तान उस व्यक्ति के नाम पे नीलाम है। और जितने भी गुजराती मित्र हैं मोदी जी के, वो चाहे मेहुल चौकसी हो, वो चाहे नीरव मोदी हो, वो चाहे नितिन संदेशरा हो, हजारों हजार करोड़ रुपए बैंकों का लूट के, हिंदुस्तान की जनता का पैसा लूट के विदेशों में बैठे हुए हैं। गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है, गुजरात प्रदेश है, गुजरात सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रदेश है। और उस प्रदेश से 2 और महान विभूति निकले हैं, एक मोदी हैं, दूसरे अमित शाह हैं। 2 ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश को आजाद कराया। 2 ऐसे महापुरुष हैं आज के समय में जो देश को बर्बाद कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश को किस तरह से देखते हैं, अपराध की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, तो क्या प्रभारी किस तरह से हम पार्टी उतारेंगे चुनाव में? देखिए, हमारा तो मुद्दा काम का और विकास का ही है, स्कूल का, अस्पताल का। जाति धर्म के नाम पे तो आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं देगा, मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ। और मैं कह भी रहा हूँ आपके सामने खुलेआम कि जाति धर्म के नाम पे जब तक वोट पड़ता रहेगा तब तक उत्तर प्रदेश का भला भी नहीं होगा, ये भी मैं कह रहा हूँ।
तो अब तो लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कब तक इन लोगों के पीछे घूमते रहेंगे। तो हम तो अपना जो हमारा मुद्दा है, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, हम तो उसी पे काम करेंगे। उस पर जिसका किसानों के फसल का दाम, उस पे जिसको जिसको हम लोगों के साथ आना है उनका स्वागत है, वरना दुकान तो चली रही जाति धर्म वाली, अपना डमरू पीट रहे हैं। 2023 में 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, चारों राज्यों में चुनाव लड़ने की इच्छा है आपकी? वो पार्टी तय करेगी कहाँ कहाँ लड़ना है। टमाटर 250 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 400 रुपए किलो बिक रहा है, लहसुन का दाम आसमान पे है, बच्चों का दूध महंगा कर दिया, छाछ महंगा कर दिया, दही महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, सरसों का तेल महंगा कर दिया। कहते थे 1 नेशन 1 टैक्स की व्यवस्था होगी। आज जीएसटी लागू होने के बाद 1 नेशन मल्टीपल टैक्स की व्यवस्था हिंदुस्तान में हो गई है। रोटी पे 5% टैक्स है और पराठा पे 18% टैक्स है। यह किस प्रकार की टैक्स प्रणाली है भारत सरकार की? और महंगाई इससे बढ़ेगी तो नहीं, बढ़ेगी या घटेगी, आप बताइए। 1400 दवाओं के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ाने का काम किया, जिसमें कैंसर की दवा भी है, जिसमें टीबी की दवा भी है, जिसमें किडनी की दवा भी है, जिसमें लीवर की दवा भी है, जिसमें हार्ट की, क्रॉनिक डिजीजेस जो अति गंभीर बीमारी होती है, उसकी दवाओं के दाम भी मोदी सरकार ने बढ़ाने का काम किया। तो महंगाई आसमान पर है। तीसरा, 18 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था इन्होंने। 9 साल में 18 करोड़ नौकरी कहां गई, उसका कोई अता पता नहीं है। किसानों का फसल का दाम दोगुना करने की बात कही थी, उसका कोई अता पता नहीं है। 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्का मकान देने की बात कही गई थी, उसका कोई अता पता नहीं है। तो आप पूरे देश को सिर्फ नकली मुद्दों पे उलझाकर आम इंसान की जिंदगी के जो वास्तविक मुद्दे हैं उससे ध्यान हटा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के प्रधानमंत्री भारत माता की सीमा की रक्षा के लिए जो सेना बनी है उसको कमजोर करने का काम कर रहे हैं अग्निवीर योजना लाके। हमारे मथुरा, आगरा, इस पूरे क्षेत्र में, ब्रज क्षेत्र में बहुत सारे नौजवान सेना में जाते थे। अब किस मिशन के साथ जाएंगे? 6 महीने की ट्रेनिंग, 4 साल की नौकरी, उसके बाद घर बैठो। 17 साल में जवान बनो और 21 साल में पूर्व जवान बन जाओ। ये किस प्रकार की योजना है? तो अग्निवीर योजना भारत की सेना के साथ और भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम मोदी सरकार ने किया है। मैं स्पष्ट शब्दों में बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आज भारत की संपत्तियों को किस तरीके से बेचा जा रहा है। मैं पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट में बजट पेश किया, सरकार ने 6.5 लाख करोड़ की संपत्ति बेचने का प्रावधान किया। रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, स्टील बेच रहे हैं, सीमेंट बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां जिसको हमारे पुरखों ने अपने श्रम से तैयार किया, अपनी मेहनत से तैयार किया, उसको आज बेचने का काम किया जा रहा है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जो सरकार सपूत होती है वो भारत माता की संपत्ति को बढ़ाती है, जो कपूत होती है वो भारत माता की संपत्ति को बेचने का काम करती है। तो एक कपूत सरकार हिंदुस्तान के अंदर चल रही है। अभी एक नई बहस इन्होंने शुरू की यूसीसी की, उस पर थोड़ा समय आपका लेना चाहूंगा। 2018 में इसी सरकार ने एक लॉ कमीशन बनाया था, सबकी राय ली थी, और लॉ कमीशन के तत्कालीन जो चेयरमैन थे जस्टिस चौहान, उन्होंने कहा यूसीसी की हिंदुस्तान में कोई जरूरत नहीं, यहां विविधताओं वाला देश है। किसने? मोदी सरकार के द्वारा बनाए गए लॉ कमीशन के चेयरमैन ने कहा था। चलिए, आप उस रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं थे, आपको यूसीसी लागू करना था। फिर 18 से लेकर 23 तक आप क्या कर रहे थे? 9 साल से मोदी जी की सरकार भांग खा के सो रही थी इस मुद्दे पर। आप 19 में लॉ कमीशन नहीं बना पाए, आप 20 में लॉ कमीशन नहीं बना पाए, आप 21 में लॉ कमीशन नहीं बना पाए, आप 22 में, 23 में जब 10 महीने चुनाव को रह गया तो आप कह रहे यूसीसी लागू होना चाहिए। अलग अलग समुदाय के लोग इस देश में रहते हैं। मैं शुरू करता हूं हिंदुओं से, ये तो बात शुरू करते हैं मुसलमान से क्योंकि उसमें इनको फायदा होता है। मैं बात शुरू कर रहा हूं हिंदुओं से।
यूसीसी अगर लागू हो गया इस देश के अंदर, यहां जितने पत्रकार भाई हिंदू बैठे हुए हैं, जाकर आज उस एक्ट को पढ़िएगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का एक्ट है, जिसमें कहा गया है कि इनकम टैक्स की राहत HUF फैमिली में जो रजिस्टर्ड होंगे उनको मिलेगी। तो देश के करोड़ों हिंदुओं को जो इनकम टैक्स में राहत हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एक्ट के तहत मिलती है, यूसीसी लागू होगा तो वो राहत बंद हो जाएगी। आपने हिंदुओं से बातचीत की कि हम तुम्हारी ये राहत खत्म करने जा रहे हैं? आपने उनसे बातचीत की? सिखों का आनंद मैरिज एक्ट है, उनकी शादी 4 फेरों में होती है, उनके अपने कुछ अलग रीति रिवाज है, उनसे आपने बात की? जैन धर्म के लोगों के ऊपर न्यूडिटी का कानून नहीं लागू होता। एक हिंदू नग्न अवस्था में नहीं चल सकता, एक सिख नग्न अवस्था में नहीं चल सकता, लेकिन एक दिगंबर जैन मुनि अगर वो नग्न अवस्था में चलता है तो उसका लोग जाके पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे भारत की अलग अलग तरह की संस्कृति है। कल को आप समान कानून के नाम पे आपके बजरंग दल के लोग जाके उनकी लिंचिंग कर दे दिगंबर जैन मुनियों की, आपने बात की उन लोगों से? पारसी धर्म में यह लिखा हुआ कि किसी दूसरे धर्म में अगर उनकी बेटी शादी कर लेती है तो उसको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं मिलता, उनसे बात की आपने? आदिवासियों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रथाएं हैं। आसाम में एक आदिवासी कम्युनिटी है जहां समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, अगर तलाक होना होता है, लड़का एक छोटा सा कंकड़ लड़की पे फेंकता है, लड़की एक छोटा सा कंकड़ लड़के पे फेंकती है और तलाक हो जाता है। एक मिनट, आप बताइए मुझे, यूसीसी कैसे लागू हो सकती है? 371 सिक्किम में, मिजोरम में, मेघालय में, नागालैंड में 371 का कानून लागू है और उस 371 के कानून के तहत उन राज्यों को विशेषाधिकार है कि जब तक उनकी विधानसभा में जमीन से संबंधित, उनके रीति रिवाज से संबंधित, उनके परंपराओं से संबंधित कोई कानून पास ना हो तो भारत की संसद भी कानून पास नहीं कर सकती। आपने इस देश के करोड़ों आदिवासी समुदाय के लोगों से बातचीत की? तो यूसीसी आप लाने जा रहे हैं, कोई तैयारी आपकी है नहीं, आपको सिर्फ मजा लेना है, 4 महीने बहस करानी है कि बेरोजगारी पे बात ना हो, फसल पे बात ना हो, स्कूल पे बात ना हो, अस्पताल पे बात ना हो। 59,000 सरकारी स्कूल इस देश के अंदर बंद हो चुके हैं, 26,000 सरकारी स्कूल अकेले उत्तर प्रदेश में बंद हो चुके हैं। नमक रोटी बच्चों को खाने को मिलती है, हमारे नौजवान प्रयागराज में आत्महत्या कर लेते हैं बेरोजगारी के कारण। इन विषयों पे चर्चा ना हो कि टमाटर का दाम कितना हो गया है, अदरक कितनी महंगी हो गई है, बस खाली एक नकली बहस इस देश में चलाएगा। तो इसलिए मैं बीजेपी को कहता हूं कि ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनका काम सिर्फ झगड़ा कराना है, पहले हिंदू का मुसलमान से, फिर हिंदू का सिख से, फिर हिंदू का ईसाई से, फिर जाट का गैर जाट से, फिर मराठा का गैर मराठा से, फिर आदिवासी 2 समुदायों का मणिपुर में झगड़ा कराओ, और फिर किसान का पुलिस के जवान से और पहलवान का पुलिस के जवान से। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनको इस देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। और अंत में भ्रष्टाचार पे भाजपा की असलियत खोल के अपनी बात, 1000 करोड़ का मैंने एनसीपी का घोटाला पकड़ा है, सिंचाई घोटाला, कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला, उन्होंने कहा मैंने माइनिंग घोटाला पकड़ लिया है 70,000 करोड़ का। और वही व्यक्ति अजीत पवार और छगन भुजबल और हसन मुशर्रफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। क्या विश्वसनीयता है प्रधानमंत्री जी की? प्रधानमंत्री जी ने 2014 के बाद एक मोदी वॉशिंग पाउडर शुरू कर दिया है, सारे दाग चुटकियों में मिटाए। मोदी वॉशिंग पाउडर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप बताइए, हत्या करो, लूट करो, भ्रष्टाचार करो, डकैती करो, सारा पाप आपका धुल जाता है। ईडी से आपकी जांच चल रही है, ईडी के पास जाओ और बोलो कि मोदी जी की पार्टी में शामिल होना है, आपकी जांच बंद हो जाएगी। कितने नाम गिनाऊं? हेमंत विश्व शर्मा पे ईडी की जांच चल रही थी, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल राय, किस पे ईडी की जांच नहीं चल रही थी? अजीत पवार, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, तमाम लोगों को आपने शामिल करा लिया अपनी पार्टी में। और जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है
कि ईडी का निदेशक संजय कुमार मिश्रा, उसकी नियुक्ति, उसकी नौकरी का एक्सटेंशन पूरी तरीके से अवैध है और 31 जुलाई तक उसको हटाया जाए। इसके बाद जरा सी भी शर्म अगर देश के फाइनेंस मिनिस्टर में हो, जरा सी भी शर्म अगर मोदी जी और अमित शाह में हो, तो सार्वजनिक रूप से इस देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और संजय मिश्रा के एक्सटेंशन काल में जितनी भी जांचें हुई हैं उसकी पुनर्जांच होनी चाहिए कि किस आधार पर पार्टियों को तोड़ने के लिए इन्होंने ये सारा काम किया। तो मैं मोदी जी और उनके पार्टी के बारे में सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि बीजेपी जब भ्रष्टाचार के खिलाफ अब बोलती है तो ऐसा लगता है कि ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। बीजेपी को अब कोई नैतिक अधिकार भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का नहीं है। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ। 24 को लेकर यूपी की क्या तैयारी है? 24 को लेके हम अपने संगठन के निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं और पार्टी जितनी सीटों पर लड़ने का फैसला करेगी, जहां जहां चुनाव लड़ने का फैसला करेगी, उसके हिसाब से हम लोग चुनाव में जाएंगे। 24 में सारी विपक्ष पार्टियां एक साथ आ रही हैं, पीएम का चेहरा कौन होगा क्योंकि उसमें देखिए, मैं समझता हूं कि ये सारी बातें महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है जो मुद्दे मैंने आपके सामने उठाए, फसल के दाम का मुद्दा, किसानों के जिंदगी में जो दुश्वारियां हैं उसको कम करने का मुद्दा, महंगाई से जो लोग पीड़ित हैं, जो नौजवान बेरोजगारी से पीड़ित है, उस पर कोई भी गठबंधन हो, चाहे वो बीजेपी का हो या दूसरा कोई गठबंधन हो, बीजेपी के खिलाफ कोई गठबंधन बने, कांग्रेस के नेतृत्व में या किसी पार्टी के नेतृत्व में, वो इन विषयों पर देश की जनता के सामने क्या तस्वीर रखना चाहता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। जैसे केजरीवाल जी जाते हैं चुनाव में तो वो कहते हैं भाई हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, वो देते हैं। कहते हैं मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, हम अस्पताल बनाएंगे, वो काम को करते हैं। तो जो गठबंधन के चुनाव, एक बीजेपी का गठबंधन होगा, एक जाहिर तौर पे कांग्रेस का गठबंधन होगा, वो इस देश के लोगों के लिए क्या तस्वीर देखता है, क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, क्या उसका एजेंडा है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि उससे अब लोगों को जुड़ना चाहिए, बजाय इसके कि किसी चेहरे से जुड़ने के बजाय उस बात से जुड़ना चाहिए। ठीक है, मोदी जी बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन 9 साल में उन्होंने किया क्या, इसका हिसाब तो होना चाहिए ना। 9 साल हो गए उनको, अभी भी रोते रहते हैं। किसी भी बात पे आप उनसे पूछ लो तो दूसरे के ऊपर ही ठीकरा फोड़ते रहते हैं। अरे भाई, आपको 9 साल का समय मिल गया। मोदी जी ने कोई चीज अपने कार्यकाल में सस्ती भी की है क्या? ये दिमाग लगा के याद करना पड़ेगा, बड़ा जोर देना पड़ेगा। केजरीवाल जी ने कहा था कि 30 झीलें बनाई जाएंगी दिल्ली में, लेकिन वहां पर तो रोड पर बहुत सारा पानी भर गया है, झीलें ज्यादा तक। निश्चित रूप से पानी भर गया है और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। 3 दिन से दिल्ली में कोई बारिश नहीं हुई है, बावजूद इसके वहाँ पे जल स्तर बढ़ रहा है, क्योंकि पानी हरियाणा से आता है, हिमाचल से आता है। इन परिस्थितियों पर अगर हरियाणा की सरकार हमारी मदद करे, उनसे अपील भी किया मुख्यमंत्री ने कि थोड़ा पानी कम छोड़िए, तो अगर उसको करें तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अब मुझे मालूम नहीं किस राजनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी भी आज क्षेत्रों में निकले हैं, लगातार स्थिति को नियंत्रित करने में, लोगों की मदद करने में जुटी हुई। मथुरा से हमारे रिपोर्टर वकील खान की ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सांधल चैनल।